हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल सीआईबी विद अशोक। फ्रेंड्स, आज हम रिटेल के मॉड्यूल ए में चैप्टर नंबर 3 का पार्ट ए करेंगे। तो फ्रेंड्स, ये चैप्टर है आपका एप्लीकेबिलिटी ऑफ रिटेल बैंकिंग कॉन्सेप्ट। तो कहने मतलब ये है कि रिटेल बैंकिंग कॉन्सेप्ट को कैसे एप्लीकेबल किया जाता है, कैसे इंप्लीमेंट किया जाता है, उसी के बारे में ही है फ्रेंड्स ये। तो इस लेक्चर में फ्रेंड्स हम देखेंगे कि व्हाट आर द इम्प्लीमेंटेशन मॉडल यूज्ड फॉर रिटेल बैंकिंग। कौन कौन से इम्प्लीमेंटेशन मॉडल, जैसे बेसिकली दो होते हैं, एक इन हाउस मॉडल और दूसरा होता है आउटसोर्सिंग। मतलब बैंक चाहता है कि ज़्यादा से ज़्यादा काम हम इन हाउस लोगों से करवा लें, जो हमारे स्टाफ मेंबर हैं। कई जगहों पर वो आउटसोर्स भी करता है, दूसरी एजेंसीज का भी यूज़ करता है। और उसके बाद फिर हम देखेंगे कि व्हाट आर द प्रोसेस मॉडल यूज फॉर रिटेल बैंकिंग। रिटेल बैंकिंग के जो प्रोडक्ट हैं उनको डेवलप करने के लिए एक तरीके से कौन कौन से हम मॉडल यूज करते हैं। जैसे हॉरिजॉन्टल मॉडल होता है, यानी हर चीज़ पैरेलल में चलती रहती है। वर्टिकल मॉडल होता है, मतलब जो कॉमन टास्क हैं उनको अलग अलग बांट दिया जाता है। तो इन सब के बारे में ही फ्रेंड्स हमको यहाँ पर पढ़ना है। तो ये जो यूनिट है फ्रेंड्स, वो आपकी दिस यूनिट डील्स विद द वेरियस बिजनेस प्रोसेस स्ट्रक्चर, बिजनेस प्रोसेस के स्ट्रक्चर, प्रोडक्ट के मॉडल, बिजनेस अप्रोचेज और रिटेल बैंकिंग, रिटेल के लाइबिलिटी प्रोडक्ट, एसेस प्रोडक्ट, इन सब के बारे में डिटेल में डील करती है। तो आइए शुरुआत करेंगे फ्रेंड्स। देखिए, एप्लीकेबिलिटी ऑफ रिटेल बैंकिंग कॉन्सेप्ट में, रिटेल बैंकिंग कॉन्सेप्ट में नंबर ऑफ एलिमेंट्स होते हैं। ठीक है, रिटेल बैंकिंग कॉन्सेप्ट हैज ए नंबर ऑफ एलिमेंट्स which individually and collectively contribute to the success of segment। तो इनका जो कहने का मतलब है कि जो हमारा रिटेल बैंकिंग होता है फ्रेंड्स, उसमें कई सारे एलिमेंट्स से मिल करके जो है आपका रिटेल बैंकिंग बनता है। ठीक है, कई सारे कॉन्सेप्ट, कई सारे एलिमेंट्स मिल करके रिटेल बैंकिंग का कॉन्सेप्ट बनाते हैं, और जो कि अकेले भी और साथ साथ मिल करके भी, इंडिविजुअली और कलेक्टिवली जो है इस सेगमेंट की सक्सेस में सहायता करते हैं। अब वो कौन कौन से कॉन्सेप्ट हैं, उन्हीं के बारे में हम बात करेंगे फ्रेंड्स। देखिए, ये कॉन्सेप्ट है इट स्पैन अक्रॉस इम्प्लीमेंटेशन मॉडल। तो एक कॉन्सेप्ट है इम्प्लीमेंटेशन मॉडल, रिटेल बैंकिंग का इम्प्लीमेंटेशन मॉडल। दूसरा है बिजनेस प्रोसेस स्ट्रक्चर। तीसरा प्रोडक्ट एंड प्रोसेस मॉडल। ये सभी जो है, मतलब ये इंडिविजुअल एलिमेंट्स है फ्रेंड्स, आप समझ लीजिए। रिटेल बैंकिंग में इम्प्लीमेंटेशन मॉडल एक आपका एलिमेंट हो गया, बिजनेस प्रोसेस स्ट्रक्चर एक मॉडल हो गया, मतलब एक एलिमेंट हो गया, प्रोडक्ट और प्रोसेस एक आपका एलिमेंट हो गया, और ये सारे मिल करके ही रिटेल बैंकिंग को सक्सेसफुल बनाते हैं। तो लेट अस हैव अ लुक एट द एप्लीकेबिलिटी ऑफ द डिफरेंट रिटेल बैंकिंग कॉन्सेप्ट। तो ये जितने भी आपके रिटेल बैंकिंग के हमने ये कॉन्सेप्ट देखे, एलिमेंट्स देखे, इनकी एप्लीकेबिलिटी के बारे में ये हम डिस्कस करते हैं। तो पहली जो हम यहाँ पर एलिमेंट देखेंगे फ्रेंड्स, वो है इम्प्लीमेंटेशन मॉडल। तो रिटेल बैंकिंग में हम इम्प्लीमेंटेशन मॉडल क्या यूज करते हैं। तो देखिए, एक तो हो जाता है आपका इन हाउस और दूसरा हो जाता है आउटसोर्सिंग। तो इम्प्लीमेंटेशन के बारे में डिस्कस करेंगे फ्रेंड्स कि रिटेल बैंकिंग कैसे इंप्लीमेंट की जाती है बैंकों के द्वारा। तो बैंक अडॉप्ट डिफरेंट मॉडल फॉर इंप्लीमेंटिंग देयर रिटेल बैंकिंग इनिशिएटिव। तो बैंक क्या करते हैं, अपने रिटेल बैंकिंग के इनिशिएटिव को इंप्लीमेंट करने के लिए डिफरेंट जो है मॉडल को अडॉप्ट करते हैं। द मोस्ट कॉमन स्ट्रेटजीज आर एंड टू एंड आउटसोर्सिंग, प्रीडोमिनेंट आउटसोर्सिंग, पार्शियल आउटसोर्सिंग एंड इन हाउस सोर्सिंग। तो देखिए, कुल मिलाकर के जो कॉमन स्ट्रेटजी जो है इंप्लीमेंटेशन मॉडल में यूज की जाती हैं, वो कौन कौन सी हैं। एंड टू एंड आउटसोर्सिंग, मतलब इस एंड से लेकर उस एंड तक पूरे आउटसोर्सिंग कर दी। प्रीडोमिनेंट सोर्सिंग आउटसोर्सिंग, मतलब जो है ज़्यादातर चीज़ें आउटसोर्स कर दी। पार्शियल आउटसोर्सिंग, मतलब कुछ चीज़ें आउटसोर्स कर दी। और इन हाउस सोर्सिंग का मतलब सारा काम इन हाउस, यानी कि ब्रांच के स्टाफ या बैंक के स्टाफ से ही करवा लेना होता है। तो ये इम्प्लीमेंटेशन रिटेल बैंकिंग को इम्प्लीमेंट करने की स्ट्रेटजीज हैं फ्रेंड्स। ओके, द इम्प्लीमेंटेशन मॉडल डिपेंड ऑन द प्रोडक्ट रेंज, कैसा प्रोडक्ट है, प्रोसेस क्या रिक्वायर्ड प्रोसेस है, टेक्नोलॉजी प्रिपेयरनेस कैसी है, डिलीवरी कैपेबिलिटीज है ना, ह्यूमन रिसोर्स हमारा कैसा है, रेगुलेटरी प्रैक्टिसेस कैसा है, इन सभी के ऊपर डिपेंड करता है कि हम कौन सा इसमें से, जैसे इम्प्लीमेंटेशन मॉडल में हमने बहुत सारे देखे ना कि एंड टू एंड आउटसोर्सिंग भी कर सकते हैं, प्रीडोमिनेंट आउटसोर्सिंग कर सकते हैं, पार्शियल भी कर सकते हैं, या इन हाउस सोर्सिंग को भी यूज कर सकते हैं। लेकिन विच वी कैन चूज, हम कौन सा इम्प्लीमेंटेशन मॉडल अडॉप्ट करेंगे, वो डिपेंड करता है कि प्रोडक्ट कैसा है हमारा, प्रोसेस की रिक्वायरमेंट क्या है, जो प्रोडक्ट है उसकी प्रोसेस रिक्वायरमेंट क्या है, टेक्नोलॉजी प्रिपेयरनेस हमारी कैसी है, टेक्नोलॉजिकली हम कितने तैयार हैं, डिलीवरी कैपेबिलिटीज़ हमारी कैसी हैं, यानी कि जो ह्यूमन रिसोर्स हमारा है, जो हमारी ब्रांच स्टाफ है, वो कैसे हैं, कितने कैपेबल हैं, रेगुलेटरी प्रिस्क्रिप्शन, आरबीआई वगैरह की गाइडलाइन क्या है, उसकी क्या रिक्वायरमेंट है, क्या मतलब हर चीज़ को हम आउटसोर्स नहीं कर सकते हैं। अगर आरबीआई की गाइडलाइन नहीं अलाउ करती है तो हम उस चीज़ को भाई आउटसोर्स नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ों को ध्यान रखते हुए हम ये चूज करते हैं कि कौन सा इम्प्लीमेंटेशन मॉडल हमारा बैंक अडॉप्ट करेगा। तो मोस्ट ऑफ द पीएसबीज यूज इन हाउस रिसोर्सेज
फॉर रिटेल बैंकिंग। अब ज़्यादातर जो पब्लिक सेक्टर बैंक है फ्रेंड्स, वो इन हाउस रिसोर्सेज का यूज करते हैं रिटेल बैंकिंग को इम्प्लीमेंट करने के लिए। इन हाउस रिसोर्स का मतलब हुआ जो बैंक के एम्प्लॉई हैं, समझ लीजिए सिंपल सा, बैंक के एम्प्लॉय इन हाउस रिसोर्स हो गए, उन्हीं को यूज करके पब्लिक सेक्टर बैंक जो है रिटेल बैंकिंग का अपना काम चलाता है या इम्प्लीमेंट करता है। ओनली सम ऑफ द एक्टिविटी, जैसे एटीएम कार्ड, एटीएम डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, द इशू पार्ट इज आउटसोर्स ड्यू टू लैक ऑफ इन हाउस फैसिलिटी। तो अब देखिए, बैंक चाहता तो है कि रिटेल बैंकिंग के सारे काम इन हाउस स्टाफ से करवाना, लेकिन अब एटीएम जो आपको कार्ड मिलता है कस्टमर को, आप एटीएम कार्ड कस्टमर को जो देते हैं, उसको मतलब एक मशीन होती होगी जिससे बनाया जाता होगा, एक फैक्ट्री होती होगी। तो वो काम जो है एटीएम कार्ड बनाना, डेबिट कार्ड बनाना, क्रेडिट कार्ड बनाना, एटीएम मशीन बनाना, ये सारे काम बैंक जो है खुद नहीं कर सकता है, क्योंकि इन हाउस फैसिलिटी की अवेलेबिलिटी नहीं होने की वजह से इनको आउटसोर्स किया जाता है फ्रेंड्स। समझ लीजिए इस चीज़ को। जैसे देखिए, किसी को लोन देना है, कागज़ के काम करने हैं, जा करके साइट पर देखना है, वो सारे काम बैंक का एम्प्लॉय कर सकता है, लेकिन एटीएम और क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, ये सब छापना और उसे बेचना, ये सारे काम बैंक एम्प्लॉय नहीं कर सकते, एक तरीके से कह लीजिए। तो इसीलिए वो काम आउटसोर्स किया जाता है। लेकिन मोस्ट ऑफ द पब्लिक सेक्टर बैंक यूज इन हाउस रिसोर्सेज। ध्यान रखेंगे कि ज़्यादातर पब्लिक सेक्टर बैंक इन हाउस रिसोर्सेज यूज करते हैं रिटेल बैंकिंग को इम्प्लीमेंट करने के लिए। कुछ एक्टिविटी जो इनके नहीं फैसिलिटी अवेलेबल होती है करने के, उसी को ही ये बाहर देते हैं। इन केस ऑफ ओल्ड प्राइवेट सेक्टर बैंक आल्सो द एक्टिविटीज आर कैरिड आउट थ्रू इन हाउस रिसोर्सेज ओनली। अब जो पहले के समय के जो आपके प्राइवेट सेक्टर बैंक थे, वो भी फ्रेंड्स जो है इन हाउस रिसोर्सेज का ही यूज करके रिटेल बैंकिंग को इम्प्लीमेंट करते थे। लेकिन अभी क्या है कि नई जनरेशन के जो प्राइवेट सेक्टर बैंक आए हैं, उन्होंने एक मिक्स कर रखा है, मतलब कहने का बैलेंस बना रखा है, आउटसोर्स भी करते हैं और इन हाउस रिसोर्सेज का भी यूज करते हैं। जो अपने खुद के स्टाफ है उनको भी यूज करते हैं, कुछ चीज़ें ये आउटसोर्स भी करते हैं विथ अ लिटिल स्क्यूड टुवर्ड आउटसोर्सिंग। लेकिन इनका जो झुकाव है वो आउटसोर्सिंग की तरफ ज़्यादा रहता है। तो नई जनरेशन के बैंक रिटेल बैंकिंग को इम्प्लीमेंट करने के लिए क्या करते हैं फ्रेंड, तो आउटसोर्सिंग भी करते हैं और इन हाउस जो अपने स्टाफ मेंबर हैं उनका भी यूज करते हैं, लेकिन आउटसोर्सिंग की तरफ झुकाव ज़्यादा है। यानी 60% आउटसोर्सिंग से काम चलता है और 40% जो है मान लीजिए इन हाउस जो स्टाफ है उनका यूज करते हैं। ये फिगर सही नहीं है फ्रेंड, 60-40 सिर्फ इसलिए दिखाया है। 60% मतलब मेरा कहने का जो है कि आउटसोर्सिंग पर हम ज़्यादा जोर दे रहे हैं। परसेंटेज कुछ भी हो सकता है, ये परसेंटेज आप मानकर नहीं चलेंगे फ्रेंड्स। ओके, बस ध्यान रखेंगे कि आउटसोर्सिंग पर थोड़ा झुकाव ज़्यादा होता है। इन सम बैंक्स एसेट साइड इज आउटसोर्स वेयर एज लाइबिलिटी साइड इज नॉट आउटसोर्स। अब देखिए, कुछ बैंकों में क्या होता है, एसेट साइड, रिटेल के पॉइंट ऑफ व्यू से एसेट क्या होगा फ्रेंड्स, आपका जो आपके लोन होते हैं, मोटा मोटा समझ लीजिए, जो आपके लोन होते हैं वो एसेट साइड होते हैं, उसको आउटसोर्स कर रखा है। यानी कि लोन बांटने वाला काम आउटसोर्स एजेंसीज करती हैं। और जबकि लाइबिलिटी साइड, यानी कि एफडी वगैरह बनाना, एफडी लेना कस्टमर से, करंट अकाउंट, सेविंग अकाउंट, ये सारे काम जो है इन हाउस आउटसोर्स नहीं कर रखा है। ये काम जो है उनके सेंट्रली प्रोसेस्ड होते हैं, उनके यहाँ पर खुद ही उनके स्टाफ मेंबर प्रोसेस करते हैं। अब फॉरेन बैंक में क्या सिनारियो है फ्रेंड्स, तो इन फॉरेन बैंक द इम्प्लीमेंटेशन मॉडल इज मोस्टली आउटसोर्स बेस्ड ऑन द बिजनेस मॉडल। तो यहाँ पर ध्यान रखेंगे कि जो फॉरेन बैंक होते हैं वहाँ पर जो इम्प्लीमेंटेशन मॉडल है वो ज़्यादातर जो है आउटसोर्सिंग का ही काम करते हैं, यानी इन हाउस स्टाफ का ज़्यादा यूज नहीं करना चाहते हैं। अब टू ऐड इसमें कुछ और बातें भी जोड़ेंगे कि कुछ फॉरेन बैंक ऐसे हैं जहाँ पर फ्रंट एंड बैक एंड ऑपरेशंस आर आउटसोर्स। अब कुछ बैंक, जो फॉरेन बैंक में भी दो तरीके की सिचुएशन हो गई। एक तो ऐसे हैं जो फ्रंट और बैक एंड दोनों तरीके की ऑपरेशन को आउटसोर्स करते हैं, और कुछ फॉरेन बैंक ऐसे हैं जहां पर बैक एंड ऑपरेशन को आउटसोर्स किया गया है, जबकि फ्रंट एंड ऑपरेशन यानी जहां पर कस्टमर से मिलना वगैरह होता है, HNI क्लाइंट से मिलना, उनसे बिजनेस लेना, ये सारे काम जो है अपने कैप्टिव रिसोर्स मतलब अपने खुद के जो इन हाउस रिसोर्सेस हैं उनको यूज करके किए जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, अब सवाल ये है कि इसमें आपसे पूछा क्या जा सकता है, भाई इतनी कहानी हमने पढ़ी इम्प्लीमेंटेशन मॉडल की, तो उसमें आपसे पूछा क्या सकता है। तो देखिए, जो बेसिक बात है, पब्लिक सेक्टर बैंक जो होते हैं, यहाँ पर जो रिटेल बैंकिंग को इम्प्लीमेंट करने के लिए कौन सा मॉडल यूज किया जाता है, क्वेश्चन ये होगा। तो ध्यान रखिएगा, मैक्सिमम इन हाउस फैसिलिटी का यूज करते हैं, अपने खुद का स्टाफ यूज करते हैं, केवल वही काम आउटसोर्स करते हैं जो इन हाउस स्टाफ नहीं कर सकता है। ये PSB के बारे में हो गया। अब अगला सवाल आपसे पूछा सकता है कि ओल्ड जनरेशन के प्राइवेट बैंक थे, उनमें इम्प्लीमेंटेशन मॉडल क्या यूज किया जाता था। तो ओल्ड जनरेशन के जो प्राइवेट सेक्टर के बैंक थे वो भी एकदम पब्लिक सेक्टर बैंक की तरह ही काम करते हैं, यानी कि ज़्यादातर काम इन हाउस स्टाफ से ही करवाते हैं। नई जनरेशन के जो हैं उनमें क्या इम्प्लीमेंटेशन स्ट्रेटजी है, तो ऑप्शन दे देगा
कि आउटसोर्सिंग और इन हाउस दोनों यूज किया जाता है, केवल आउटसोर्सिंग किया जाता है, केवल इन हाउस इम्प्लीमेंटेशन मॉडल यूज किया जाता है, और या फिर आउटसोर्सिंग मतलब इन हाउस और आउटसोर्सिंग दोनों की जाती है, लेकिन झुकाव जो है आउटसोर्सिंग की तरफ रहता है। तो इस तरीके से आपसे क्वेश्चन जो बनते हैं वहाँ पर यहाँ पर ये यही बनेंगे फ्रेंड्स। ओके, आई होप अब आपके दिमाग में बन गया होगा कि क्या समझना है यहाँ पर। तो बैंक जो है डिफरेंट डिफरेंट जो है मॉडल को अडॉप्ट करते हैं रिटेल बैंकिंग इनिशिएटिव को इम्प्लीमेंट करने के लिए। कुछ कॉमन स्ट्रेटजी हैं। अब इसमें कौन कौन से कॉमन स्ट्रेटजी हैं, कौन कौन से यूज कर सकते हैं। एक तो एंड टू एंड आउटसोर्स कर दीजिए, यानी इस तरफ से लेकर के उस तरफ सब कुछ आउटसोर्स ही कर दीजिए, जैसा कि हमने फॉरेन बैंकों के बारे में देखा। प्रीडोमिनेंट आउटसोर्सिंग यानी ज़्यादातर पार्ट को आउटसोर्स कर दीजिए। नई जनरेशन के बैंक प्राइवेट बैंक यही करते हैं। पार्शियल आउटसोर्सिंग, कुछ आउटसोर्सिंग कर दीजिए, पूरी की पूरी मत करिए, ये पब्लिक सेक्टर बैंक ज़्यादातर करते हैं। और इन हाउस सोर्सिंग यानी कि सारा का सारा काम जो आपके खुद के स्टाफ मेंबर हैं उन्हीं से करवा लीजिए। तो इस तरीके के ये इम्प्लीमेंटेशन की स्ट्रेटजीज हैं। द इम्प्लीमेंटेशन मॉडल, अब इम्प्लीमेंटेशन मॉडल कई सारी बातों पर डिपेंड करता है कि कोई भी बैंक ये कैसे डिसाइड करेगा कि उसने रिटेल बैंकिंग कौन से मॉडल से इंप्लीमेंट करनी है। तो वो डिपेंड करेगा प्रोडक्ट की रेंज पर, प्रोडक्ट की रिक्वायरमेंट क्या है, टेक्नोलॉजी प्रिपेयरनेस हमारी कैसी है, डिलीवरी कैपेबिलिटीज़ कैसी है, मतलब क्या हम जो कुछ भी प्रोडक्ट है उसको डिलीवर कर पा रहे हैं, यानी हमारे ह्यूमन रिसोर्स पर भी डिपेंड करता है। और साथ ही साथ रेगुलेटरी प्रिस्क्रिप्शन कैसा है, क्या कुछ चीज़ें जैसे आउटसोर्स नहीं की जा सकती। मान लीजिए आपके यहाँ पर जो करेंसी चेस्ट वगैरह होते हैं जहाँ पर कैश का लेन देन होता है, इसको आउटसोर्स नहीं कर सकते हैं। यहाँ पर बैंक जो है मजबूर होता है, उसको इन हाउस ही काम चलवाना पड़ेगा। एक एग्जाम्पल दिया है यहाँ पर मैंने कि कहाँ पर आप आउटसोर्सिंग नहीं कर सकते, कहाँ पर कर सकते हैं। ज़्यादातर पीएसबी क्या करते हैं फ्रेंड्स, केवल इन हाउस रिसोर्सेज यूज करते हैं रिटेल बैंकिंग के लिए। ध्यान रखेंगे कि ज़्यादातर पीएसबी क्या करते हैं, पब्लिक सेक्टर बैंक इन हाउस रिसोर्सेज यूज करते हैं रिटेल बैंकिंग के लिए। केवल कुछ एक्टिविटी जैसे एटीएम कार्ड, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, इनको इशू करना, मतलब इशू करना मतलब आप समझ लीजिए कि छप करके जो आता है वो वेंडर से छपवा करके लाते हैं ना। तो द इशू पार्ट इज आउटसोर्स ड्यू टू लैक ऑफ इन हाउस फैसिलिटी। तो इन हाउस फैसिलिटी ना होने की वजह से इसको इशू करने का जो है पार्ट आउटसोर्स कर दिया जाता है। उसके बाद में कुछ जो ओल्ड प्राइवेट सेक्टर बैंक थे फ्रेंड्स, वो भी इन हाउस फैसिलिटी का ही यूज करते हैं, इन हाउस रिसोर्सेज का यूज करते हैं रिटेल बैंकिंग को इम्प्लीमेंट करने के लिए। न्यू जनरेशन के जो प्राइवेट सेक्टर के बैंक है फ्रेंड्स, वो बैलेंस मिक्स यूज करते हैं, यानी आउटसोर्सिंग भी करते हैं और इन हाउस फैसिलिटी भी यूज करते हैं, जिसमें से आउटसोर्सिंग की तरफ झुकाव ज़्यादा रहता है। उसके बाद में कुछ बैंक ऐसे हैं जो एसेट साइड को आउटसोर्स कर देते हैं, जबकि लाइबिलिटी साइड को आउटसोर्स नहीं करते हैं फ्रेंड्स। ओके, फॉरेन बैंक में क्या होता है, इम्प्लीमेंटेशन मॉडल ज़्यादातर जो है आपका आउटसोर्सिंग पर ही बेस्ड होता है। फॉरेन बैंक ज़्यादातर आउटसोर्सिंग पर ही काम करते हैं। उसमें भी दो तरीके के हैं, एक है जो सारा काम जो है आउटसोर्स कर देते हैं, चाहे फ्रंट एंड हो चाहे बैक एंड हो, सारा कुछ आउटसोर्स कर देते हैं। और कुछ बैंक ऐसे हैं जो केवल बैक एंड, जिसको कस्टमर देख नहीं सकता है, उसको आउटसोर्स कर रखा है, और जो फ्रंट एंड है जहाँ पर कस्टमर की डीलिंग होती है वहाँ पर अपना खुद का स्टाफ वगैरह यूज करते हैं, इन हाउस स्टाफ का यूज करके इम्प्लीमेंटेशन करते हैं फ्रेंड्स। ओके, तो ये हो गया। आई थिंक कि अब आपको क्लियर हो गया होगा कि रिटेल बैंकिंग इम्प्लीमेंटेशन में कौन कौन से मॉडल कैसे कैसे यूज किए जाते हैं। अब अगला टॉपिक उठाएंगे फ्रेंड्स, इस लेक्चर का दूसरा जो टॉपिक है आपका वो है बिजनेस प्रोसेस स्ट्रक्चर। तो इसमें ऐसे समझ लीजिए, जैसे देखिए मान लीजिए बैंक को आपका हाउसिंग लोन भी देना होता है, रिटेल बैंकिंग में ही बात कर रहा हूँ, कार लोन भी देना है, और उसके बाद में एमएसएमई लोन भी देना है। एमएसएमई लोन इसमें नहीं आएगा, हाउसिंग लोन हो गया, कार लोन हो गया, और उसके बाद में मान लीजिए एजुकेशन लोन हो गया। 3 लोन देने हैं। तो अब ये जो लोन की पूरी प्रोसेस है फ्रेंड्स, इसको कैसे इम्प्लीमेंट करना है, इसी के बारे में हम यहाँ पर बात कर रहे हैं। बिजनेस प्रोसेस स्ट्रक्चर का यही मतलब है कि ये जो बिजनेस की प्रोसेस होगी, हाउसिंग लोन का जो प्रोसेस होगा वो कैसे चलेगा। अब देखिए, एक तरीका हो सकता है हॉरिजॉन्टल का, मतलब हाउसिंग लोन इधर कस्टमर ने इंटर किया, हाउसिंग लोन हमने उसको ऑफर किया, सारे काम एक ही आदमी ने एक तरीके से कर दिए, एक ही डिपार्टमेंट ने सारे काम कर दिए, और कस्टमर को हमने उसका प्रोडक्ट ऑफर कर दिया। इसी तरीके से कार लोन वाला जो पूरा डिपार्टमेंट है उसने कार लोन का पूरा कॉन्सेप्ट देखा और आगे बढ़ा दिया। इसी तरीके से एजुकेशन लोन वाला पूरा कॉन्सेप्ट एक डिपार्टमेंट ने देखा और आगे बढ़ा दिया। तो ये जो मॉडल यूज कर रहे हैं एक तरीके से हॉरिजॉन्टल मॉडल हो गया। कौन सा मॉडल हो गया फ्रेंड्स आपका, हॉरिजॉन्टल। और वर्टिकल मॉडल में क्या होगा, वर्टिकल मॉडल में मान लीजिए क्या करते हैं, एक टाइप के काम को ग्रुपिंग कर देते हैं, एक तरीके से आप कह लीजिए। तो अब क्या होगा, वर्टिकल मॉडल में कोई भी कस्टमर आया तो जो कॉमन बातें हैं वो एक साथ प्रोसेस कर दी जाती हैं। कहने मतलब जैसे मान लीजिए हाउसिंग लोन है या कार लोन है या एजुकेशन लोन है, सब में डॉक्यूमेंटेशन होता है। तो एक जो है डिपार्टमेंट यहाँ पर एक तरीके से हो गया, जिसका काम है वो डॉक्यूमेंटेशन देखेगा, चाहे जिस भी लोन का हो, है ना, या कस्टमर से इंटरेक्शन करना है, कस्टमर से मिलना है, तो उस जो हमारा वर्टिकल मॉडल है वो कहता है कि एक ही आदमी या एक ही डिपार्टमेंट जाकर के सभी तरीके के कस्टमर से मिलेगा। जबकि हॉरिजॉन्टल मॉडल क्या कहता था कि अगर मैं हाउसिंग लोन वाला काम देख रहा हूँ तो सिर्फ मुझे हाउसिंग लोन देखना है, कार लोन वाले में कार लोन को देखना है, और
अपना एजुकेशन लोन में सिर्फ एजुकेशन लोन देखना। तो ये जो मतलब ये दो तरीके का मैंने बताया, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल। तो वही बिजनेस प्रोसेस स्ट्रक्चर के बारे में बात करें कि कैसे हम बिजनेस प्रोसेस को मतलब इम्प्लीमेंट करेंगे यहाँ पर। तो बोस्टन कंसल्टिंग जो ग्रुप था फ्रेंड्स, बोस्टन कंसल्टिंग ग्रुप ने कंडक्ट की है एक स्टडी रिटेल बैंकिंग प्रोसेस के बारे में और पाया कि 4 ब्रॉडली डिफाइंड प्रोसेस मॉडल इम्प्लीमेंटेड अक्रॉस बैंक। तो बैंकों में 4 तरीके के जो है, अगर ब्रॉडर सेंस में देखा जाए तो बैंकों में 4 तरीके के फ्रेंड्स आपके ब्रॉडर सेंस में अगर हम देखें तो बैंकों में 4 तरीके के रिटेल बैंकिंग प्रोसेस को इम्प्लीमेंट किया गया है। बिजनेस प्रोडक्ट स्ट्रक्चर में हम ये बात कर रहे हैं, कौन सी कंपनी ने ये चीज़ डायरेक्ट की है कि 4 मॉडल बेसिकली फॉलो किए जाते हैं फ्रेंड। तो बोस्टन कंसल्टिंग ग्रुप ने एक स्टडी कंडक्ट की रिटेल बैंकिंग प्रोसेस पर और पाया कि 4 तरीके की प्रोसेस मॉडल डिफाइंड हैं जो कि बैंकों में इम्प्लीमेंट किए जाते हैं। कुल मिलाकर के 4 तरीके के। दीज मॉडल्स वर डिफाइंड बेस्ड ऑन टेक्नोलॉजी एंड कस्टमर इंटरफेस कैपेबिलिटी ऑफ बैंक, है ना, बैंक्स स्टडीड। तो यहाँ पर जो ये मॉडल थे वो किस पर आधारित जो है इसको डिफाइन किया गया कि कौन सी टेक्नोलॉजी यूज हो रही है और कस्टमर इंटरफेस कैपेबिलिटी, कस्टमर का इंटरफेस कैपेबिलिटीज़ कैसी हैं, जो बैंक है उसकी कस्टमर को हैंडल करने की कैपेबिलिटी कैसी है, इसके आधार पर ही ये मॉडल डिफाइन किए गए हैं। और 4 जो ब्रॉड मॉडल क्लासीफाई किए हैं अपने बोस्टन कंसल्टिंग ग्रुप में, वो है हॉरिजॉन्टली ऑर्गेनाइज्ड मॉडल, वर्टिकली ऑर्गेनाइज्ड मॉडल, बस इसी में प्रीडोमिनेंटली और ऐड कर लीजिए, दोनों में वही सेम ही है, ठीक है। हॉरिजॉन्टली ऑर्गेनाइज्ड मॉडल और वर्टिकली ऑर्गेनाइज्ड मॉडल, इसी में ही प्रीडोमिनेंटली आगे लगा लीजिए दोनों में, तो 2 और बन जाते हैं। तो प्रीडोमिनेंटली हॉरिजॉन्टली ऑर्गेनाइज्ड मॉडल आपका हो जाएगा और प्रीडोमिनेंटली वर्टिकली ऑर्गेनाइज्ड मॉडल आपका हो जाएगा। तो कुल मिलाकर के ये कह रहे हैं कि 4 तरीके के मॉडल जो है यूज किए जाते हैं प्रोडक्ट बिजनेस प्रोसेस को इम्प्लीमेंट करने के लिए। द हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल मॉडल, अब कोई मॉडल हॉरिजॉन्टल है या वर्टिकल है ये किस बात पर डिपेंड करता है। द हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल मॉडल डिपेंड ऑन द लेवल ऑफ कस्टमर इन्फॉर्मेशन अवेलेबल इन अ सिंगल प्लेटफॉर्म इन डेटाबेस। तो ये इस बात पर डिपेंड करेगा कि हॉरिजॉन्टल मॉडल यूज करना है या वर्टिकल मॉडल यूज करना है। ये डिपेंड करता है कि कस्टमर की इन्फॉर्मेशन एक डेटाबेस में या सिंगल प्लेटफॉर्म में किस तरीके से अवेलेबल है, किस लेवल पर अवेलेबल है। फॉर ऑफरिंग मल्टीपल प्रोडक्ट, ताकि हम कस्टमर को मल्टीपल प्रोडक्ट और सर्विसेज ऑफर कर सके, चाहे वो एसेट टाइप का हो, चाहे लायबिलिटी हो, चाहे सर्विसेज हो, ठीक है। तो हॉरिजॉन्टल मॉडल यूज होगा या वर्टिकल मॉडल यूज होगा, ये किस बात पर डिपेंड करेगा। इस बात पर डिपेंड करता है कि कस्टमर की इन्फॉर्मेशन किस लेवल की अवेलेबल है एक डेटाबेस के अंदर, ताकि जो है हम डिफरेंट प्रोडक्ट सर्विसेज, चाहे वो एसेट वाले प्रोडक्ट हो, चाहे लायबिलिटी प्रोडक्ट हो, चाहे सर्विसेज हो, उसे कस्टमर को हम ऑफर कर सकते हैं। तो एक बार फिर से देखते हैं फ्रेंड, देखिए बोस्टन कंसल्टिंग ग्रुप ने क्या किया, एक स्टडी करी सभी बैंकों के ऊपर, रिटेल बैंकिंग प्रोसेस को लेकर के एक स्टडी की और उन्होंने ये मतलब कंक्लूजन निकाला कि कुल मिलाकर के 4 ब्रॉडली डिफाइंड प्रोसेस मॉडल इम्प्लीमेंटेड अक्रॉस बैंक। बैंकों में 4 तरीके के प्रोसेस मॉडल बेसिकली जो है इम्प्लीमेंट किए जाते हैं। और ये मॉडल किस आधार पर डिफाइंड किए गए, तो ये डिफाइंड किए गए टेक्नोलॉजी के आधार पर और कस्टमर इंटरफेस कैपेबिलिटी, कस्टमर का जानकारी कितनी अवेलेबल है, कस्टमर को कितना हम सुविधाएं दे सकते हैं, उसके आधार पर ही ये बाइफर्केशन किया गया है ना, डिवीजन किया गया है। और ये 4 ब्रॉडली 4 मतलब 4 पार्टों में जो आपकी जो बिजनेस प्रोसेस है उसको डिवाइड किया गया है। एक हॉरिजॉन्टली ऑर्गेनाइज्ड मॉडल, दूसरा वर्टिकली ऑर्गेनाइज्ड मॉडल, तीसरा प्रीडोमिनेंटली हॉरिजॉन्टली ऑर्गेनाइज्ड मॉडल और चौथा है आपका फ्रेंड्स प्रीडोमिनेंटली वर्टिकली ऑर्गेनाइज्ड मॉडल, ठीक है। तो अब इनके बारे में बढ़ेंगे आगे। तो देखिए हॉरिजॉन्टल मॉडल यूज करना है या वर्टिकल मॉडल यूज करना है, ये इस बात पर डिपेंड करता है कि कस्टमर की इन्फॉर्मेशन एक सिंगल डेटाबेस में या एक सिंगल प्लेटफॉर्म पर किस किस लेवल पर अवेलेबल है, उसके आधार पर ही हम ये डिसाइड कर सकते हैं कि हॉरिजॉन्टल मॉडल यूज होगा या वर्टिकल, ठीक है। ऑफरिंग मल्टीपल प्रोडक्ट, इसमें मल्टीपल प्रोडक्ट ऑफर कर सकते हैं ताकि हम अक्रॉस एसेट के हों, चाहे लायबिलिटी को या अदर सर्विसेज हों। ये कस्टमर की इन्फॉर्मेशन एक डेटाबेस में कितने लेवल पर अवेलेबल है, उसी के आधार पर ही हम ये डिसाइड कर सकते हैं कि हॉरिजॉन्टल मॉडल यूज होगा या वर्टिकल मॉडल यूज होगा। हॉरिजॉन्टली ऑर्गेनाइज्ड मॉडल इज अ मॉड्यूलर स्ट्रक्चर यूजिंग डिफरेंट प्रोसेस मॉडल फॉर डिफरेंट प्रोडक्ट। तो ये आपका जो हॉरिजॉन्टली ऑर्गेनाइज्ड मॉडल होता है फ्रेंड्स, ये एक मॉड्यूलर स्ट्रक्चर होता है यूजिंग डिफरेंट प्रोसेस मॉडल फॉर डिफरेंट प्रोडक्ट। हर एक यानी अलग अलग प्रोडक्ट के लिए अलग अलग प्रोसेस यूज की जाती है। ऑफरिंग एंड टू एंड सोल्यूशन प्रोडक्ट वाइज एंड टू एंड सोल्यूशन ऑफर किया जाता है। अब इस बात को देखिए, मैंने जो आपको समझाया था फिर से एक बार देख लीजिए। यहाँ पर ये मान लीजिए कार लोन वाला आपका हो गया, ये आपका हो गया मान लीजिए हाउसिंग लोन हो गया, और ये आपका एजुकेशन लोन हो गया। इस बात को इस फिगर को अगर याद रखेंगे
तो ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी। एजुकेशन लोन हो गया, ये कार लोन है फ्रेंड्स आपका। ओके, तो हॉरिजॉन्टली ऑर्गेनाइज मॉडल इज ए मॉड्यूलर स्ट्रक्चर। मॉड्यूलर स्ट्रक्चर है, हर एक इसमें मॉड्यूल बने हुए हैं यूजिंग डिफरेंट प्रोसेस मॉडल फॉर डिफरेंट प्रोडक्ट। अलग अलग प्रोडक्ट के लिए अलग अलग मॉडल यूज किया जाता है, डिफरेंट प्रोसेस मॉडल यूज किए जाते हैं। तो यानी कार लोन के लिए अलग मॉडल यूज किया जा रहा है, हाउसिंग लोन के लिए अलग मॉडल यूज किया जा रहा है, एजुकेशन लोन के लिए अलग यूज किया जा रहा है। ऑफरिंग एंड टू एंड सोल्यूशन, इस एंड से यानी कस्टमर से लेकर के उसको कस्टमर को लोन देने तक अलग अलग जो है मतलब एंड टू एंड सोल्यूशन प्रोडक्ट वाइज ऑफर किया जाता है। प्रोडक्ट वाइज मतलब कार लोन के लिए अलग, हाउसिंग लोन के लिए अलग और एजुकेशन लोन के लिए अलग। मतलब कहने का ऐसे समझ लीजिए कि जो कार लोन वाला है उसको कार लोन का ही पूरा फंडा देखना है, एक प्रोसेस पूरी चली हुई है जिसका काम कार लोन देखना है, एक प्रोसेस चली हुई जिसका काम हाउसिंग लोन देखना है, एक प्रोसेस चली हुई जिसका काम एजुकेशन लोन देखना है। तो ये अगर इस तरीके से हो रहा है फ्रेंड्स, तो वही आपका हॉरिजॉन्टली ऑर्गेनाइज्ड मॉडल कहलाता है। उसके अंदर वर्टिकली ऑर्गेनाइज्ड मॉडल प्रोवाइड्स फंक्शनलिटी अक्रॉस प्रोडक्ट ना, प्रोवाइड्स फंक्शनलिटी अक्रॉस प्रोडक्ट with customer database orientation and centralized customer database is used across product। तो इसमें क्या होता है, वर्टिकली जो ऑर्गेनाइज्ड मॉडल होता है फ्रेंड्स आपका, वो क्या करता है, प्रोवाइड फंक्शनलिटी अक्रॉस प्रोडक्ट। इसमें अलग अलग फंक्शनलिटी को अलग अलग रखा जाता है, वही जो मैंने आपको शुरू में बताया था। विथ कस्टमर डेटाबेस ओरिएंटेशन, इसमें कस्टमर डेटाबेस पर ज़्यादा जोर दिया जाता है। सेंट्रलाइज डेटा कस्टमर डेटाबेस इज यूज्ड अक्रॉस प्रोडक्ट, तो प्रोडक्ट के लिए कस्टमर का जो डेटाबेस है वो सेंट्रलाइज तौर पर यूज होता है। वर्टिकल मॉडल को ऐसे समझ लीजिए, अगर लैंग्वेज में समझना चाहें, डेफिनेशन में ना जाइए, ज़्यादा बहुत क्लियर नहीं हो रहा है वहाँ पे। तो यहाँ देखिए हो क्या रहा है, जो जैसे वहाँ पर क्या था कि हर कोई अपना, जैसे कार लोन वाला था उसका कार लोन देखना था, हाउसिंग लोन वाला था उसको हाउसिंग लोन देखना था। यहाँ पर ये चीज़ नहीं, यहाँ पर क्या है, जो कॉमन फंक्शनलिटी है, जैसे कस्टमर से मिलना है तो अब कार लोन कस्टमर से मिलना है, या हाउसिंग लोन कस्टमर से मिलना है, एजुकेशन लोन कस्टमर से मिलना है, तो एक जो डिपार्टमेंट है या एक जो ये आपका फंक्शन है वो एक ही आदमी एक तरीके से कर सकता है। उसी का काम है वो जाकर के कार लोन, हाउसिंग लोन, एजुकेशन लोन सबसे मिलकर आएगा। जो डॉक्यूमेंटेशन का काम है वो मान लीजिए एक डिपार्टमेंट बना दिया, उसका काम है डॉक्यूमेंटेशन देखना, तो ये सारे तरीके के डॉक्यूमेंटेशन देखेगा। यहाँ पर ऐसा नहीं था, यहाँ देखिए हॉरिजॉन्टली ऑर्गेनाइज्ड मॉडल में आप देखिए, जिसको अगर ये कार लोन देख रहा है तो यही आदमी केवल कार लोन वाले कस्टमर से मिलेगा, यही आदमी कार लोन का डॉक्यूमेंटेशन देखेगा। अगर आप इस वाले आदमी जो कार लोन देख रहा है उससे कहें कि आप हाउसिंग लोन का कोई भी काम मेरा देख लीजिए, तो वो नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि इसमें हॉरिजॉन्टल मॉडल यूज हुआ है, एंड टू एंड सोल्यूशन प्रोवाइड करना है, इस एंड से लेकर उस एंड तक यही आदमी जिम्मेदार है, वो किसी और काम को नहीं दे सकता है। जबकि वर्टिकल वाले में क्या होता है कि कॉमन फीचर को एक साथ ला करके वर्टिकली इसको डिवाइड किया गया है, एक वर्टिकल बना दिया गया जिसका ये काम है। ठीक है, आपका काम है रिकवरी करना, मान लीजिए जैसे एक वर्टिकल बनाएगा उसका काम है रिकवरी करना। अब वो रिकवरी चाहे किसी भी डिपार्टमेंट की हो, एमएसएमई की रिकवरी करनी है, रिटेल की रिकवरी करनी है, या फिर जो है आपका एग्रीकल्चर लोन है उसकी रिकवरी करनी है, आपको रिकवरी करनी है वो चाहे जिसकी भी हो, तो ये वर्टिकल वाला कॉन्सेप्ट हो जाता है फ्रेंड्स। ओके, आई होप अब बहुत ज़्यादा अच्छे से क्लियर हो गया होगा। हॉरिजॉन्टल मॉडल का मतलब ये वाला कॉन्सेप्ट हो गया फ्रेंड्स, मैं बार बार बता दे रहा हूँ ताकि आपको ध्यान रहे। ये हो गया, ये एक प्रोसेस हो गई, ये एक प्रोसेस हो गई, ये एक हो गई, ये एक हो गई, सब एक साथ पैरेलल चल रहे होते हैं। कार लोन वाला कार लोन देख रहा है, एजुकेशन लोन वाला एजुकेशन लोन देख रहा है, इस एंड से लेकर इस एंड तक अपना वो काम कर रहे हैं। अब लेकिन इसमें क्या होता है, वर्टिकल मॉडल में क्या होता है, जो इनके कॉमन टास्क हैं उसको एक जगह ला करके रख दिया, उसको एक जो है अलग डिपार्टमेंट टाइप का बना दिया। जो कॉमन टास्क है वो आपको देखने हैं, जो इसके कॉमन टास्क है वो सब आपको देखने हैं। अब इसमें एजुकेशन लोन हो गया, कार लोन हो गया, और आपका जो भी टाइप के लोन है वो सारे के सारे जितने भी काम, हर एक टाइप के लोन के जितने भी काम होंगे, ये अगर कॉमन काम है, जैसे कि मान लीजिए मैंने बताया डॉक्यूमेंटेशन वाला, तो अब ये डॉक्यूमेंटेशन देखनी, तो ये नहीं कह सकता है मुझे सिर्फ कार लोन का ही डॉक्यूमेंटेशन देखना है, उसको सारे के सारे लोन के डॉक्यूमेंटेशन उसी को देखने होंगे, क्योंकि उसको वर्टिकली केवल डॉक्यूमेंटेशन का काम दिया गया, उसको पूरा एंड टू एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है उसकी, उसका काम केवल है जो उसको लोन के कागजात मिले, जो लीड्स मिले, उसके डॉक्यूमेंटेशन बनाना। डिसबर्समेंट का काम या बांटने का काम, लोन को बांटने का काम किसी अगर और को दिया गया है तो उसकी जिम्मेदारी है वो हर तरीके के लोन को केवल बांटेगा और कोई काम नहीं करेगा, उसके पहले के सारे काम दूसरे लोग देखेंगे। मैंने जितना मैं ढूंढ पाया हूँ, समझ पाया हूँ, बहुत कोशिश की मैंने इसको समझने की, इन चारों मॉडल्स को, जितना मुझे समझ में आया उस हिसाब से यही है जो मैंने आपको बताया है हॉरिजॉन्टल ऑर्गेनाइज्ड मॉडल और वर्टिकली ऑर्गेनाइज्ड मॉडल के बारे में फ्रेंड्स। ओके, अब आता है आपका प्रीडोमिनेंटली हॉरिजॉन्टल ऑर्गेनाइज्ड मॉडल। तो अब प्रीडोमिनेंटली हॉरिजॉन्टली ऑर्गेनाइज्ड मॉडल में क्या होता है फ्रेंड्स कि इसमें द मॉडल इज मोस्टली प्रोडक्ट ओरिएंटेड विथ कॉमन कस्टमर इन्फॉर्मेशन फॉर सम प्रोडक्ट। इसमें देखिए, इसमें जो आपको ध्यान रखना है, सिर्फ इतना याद रखिएगा कि जो
हॉरिजॉन्टली होता है, प्रीडोमिनेंटली हॉरिजॉन्टली ऑर्गेनाइज मॉडल होता है फ्रेंड्स, उसमें जो इन्फॉर्मेशन होती है कस्टमर की वो केवल कुछ प्रोडक्ट के लिए अवेलेबल होती है, जबकि प्रीडोमिनेंटली वर्टिकल वाले में सारे प्रोडक्ट यानी मोस्ट ऑफ द प्रोडक्ट के लिए कस्टमर की इन्फॉर्मेशन अवेलेबल होती है। बस इतनी सी बातें आप याद रखेंगे। हॉरिजॉन्टल वाले में केवल कुछ प्रोडक्ट की जो है कॉमन इन्फॉर्मेशन मिली होती है, जबकि वर्टिकल वाले में प्रीडोमिनेंटली की बात कर रहा हूँ, मोस्ट ऑफ द प्रोडक्ट के लिए कॉमन इन्फॉर्मेशन अवेलेबल होती है। बस यही इतना दोनों में डिफरेंस होता है फ्रेंड्स। ओके, और प्रीडोमिनेंटली हॉरिजॉन्टली ऑर्गेनाइज मॉडल का एक दूसरा मतलब भी यहाँ पर समझ सकते हैं। देखिए यहाँ मतलब है कि आपको ज़्यादातर काम जो है हॉरिजॉन्टली करना है, कुछ काम आप वर्टिकल भी कर सकते हैं, जो यहाँ पर है। प्रीडोमिनेंटली हॉरिजॉन्टली ऑर्गेनाइज मॉडल का मतलब है कि आपको ज़्यादातर काम जो है, जैसे ये देखिए यहाँ पर ऐसे हमने बनाया, ठीक है, ये बनाया हमने, तो ये तो पूरी तरह से हॉरिजॉन्टल ही हो गया। लेकिन अगर एक मॉडल में ऐसा बना दूँ, मान लीजिए जैसे हमने क्या किया, ये किया और ये किया, और उसके बाद में ये जो कॉमन टास्क थे वो किसी और को दे दिए, तो हमने क्या किया, ये हॉरिजॉन्टल है, ये भी हॉरिजॉन्टल, ये भी हॉरिजॉन्टल है, लेकिन यहाँ पर हम वर्टिकल का कॉन्सेप्ट ले आए। तो लेकिन ज़्यादातर काम किस में हो रहा है, प्रीडोमिनेंटली हम किस में काम कर रहे हैं, हॉरिजॉन्टल में। ज़्यादा काम हम हॉरिजॉन्टल मॉडल में कर रहे हैं, लेकिन हमें कोई ऐतराज़ नहीं कि हम वर्टिकल, यानी कि अगर कोई कॉमन टास्क है तो उसको एक वर्टिकल बना करके उससे निपटवा ले रहे हैं, तो वो आपका हो जाता है फ्रेंड्स प्रीडोमिनेंटली हॉरिजॉन्टली ऑर्गेनाइज्ड मॉडल। ठीक है, उसके बाद में आता है आपका ये इसमें क्या होता है कि इसमें कुछ प्रोडक्ट के लिए ही कॉमन इन्फॉर्मेशन अवेलेबल होती है। फिर आता है प्रीडोमिनेंटली वर्टिकल मॉडल। अब इसमें देखिए वर्टिकल मॉडल ऐसे हो गया, अगर हम ये 3 बना दें तो ये प्रीडोमिनेंटली वर्टिकल मॉडल हो गया, ये अलग वर्टिकल, ये अलग वर्टिकल, ये अलग वर्टिकल। लेकिन अगर मान लीजिए हम इसी जगह पर क्या करें कि ये हमने क्या किया, वर्टिकली ज़्यादा कर दिया, लेकिन यहाँ आकर के फिर हमने हॉरिजॉन्टल वाला कॉन्सेप्ट यूज कर लिया, तो ये आपका हो जाता है, ये वर्टिकल है एक, ये दूसरा वर्टिकल है, ये हॉरिजॉन्टल वाला कॉन्सेप्ट भी हम यहाँ पर ले आए, तो ये हो जाता है प्रीडोमिनेंटली वर्टिकली ऑर्गेनाइज्ड मॉडल हो गया आपका। यानी ज़्यादातर काम हम वर्टिकल मॉडल में कर रहे हैं, कुछ काम हम हॉरिजॉन्टल में भी करने में कोई ऐतराज हमें नहीं है। अब आपका यहाँ पर ज़्यादातर प्रोडक्ट की इन्फॉर्मेशन कॉमन इन्फॉर्मेशन अवेलेबल होती है, कॉमन कस्टमर इन्फॉर्मेशन कुछ प्रोडक्ट की अवेलेबल होती है प्रीडोमिनेंटली हॉरिजॉन्टल में, और जबकि वर्टिकल वाले में सब के लिए ज़्यादातर कॉमन इन्फॉर्मेशन अवेलेबल होती है फ्रेंड्स। तो ये हो गए फ्रेंड्स आपका बेसिकली चार के चारों मॉडल मैंने आपको समझाने की यहाँ पर कोशिश की है। अब इन मोस्ट ऑफ द पीएसबी, अब ये है कि ये 4 बिजनेस प्रोसेस तो हो गई, लेकिन कौन सा बैंक कौन सा इंप्लीमेंट करता है ये भी एक सवाल है। इन मोस्ट ऑफ द पीएसबी हॉरिजॉन्टली ऑर्गेनाइज्ड मॉडल इज ए स्टैंडर्ड फॉर्म। तो अब ध्यान रखेंगे कि ज़्यादातर पब्लिक सेक्टर बैंक में हॉरिजॉन्टली जो ऑर्गेनाइज्ड मॉडल है वही यूज होता है। मतलब कार लोन वाला कार लोन को, हाउसिंग लोन वाला हाउसिंग लोन को, एजुकेशन लोन वाला एजुकेशन लोन को एंड टू एंड सर्विस देने की कोशिश करेगा। ऑफ कोर्स इन सम बैंक प्रीडोमिनेंटली हॉरिजॉन्टली ऑर्गेनाइज्ड मॉडल डू एग्जिस्ट। अब कुछ बैंकों में प्रीडोमिनेंटली वाला भी हॉरिजॉन्टल मॉडल यूज होता है एंड रिफ्लेक्ट द लेवल ऑफ कॉमन इन्फॉर्मेशन अवेलेबल फॉर सम प्रोडक्ट। तो अगर प्रीडोमिनेंटली हॉरिजॉन्टली ऑर्गेनाइज्ड जो मॉडल होता है फ्रेंड्स, उसमें कुछ प्रोडक्टों के लिए ही कॉमन कस्टमर इन्फॉर्मेशन अवेलेबल होती है। ये बात ध्यान रखने वाली है, ये आपसे कीवर्ड यही है, पूछा जा सकता है। इन वन ऑफ द पीएसबी बेस्ड इन वेस्ट में आधारित जो आपका एक पीएसबी है, प्रीडोमिनेंटली वर्टिकली ऑर्गेनाइज्ड मॉडल इज सिनारियो implying that customer common information is available for most of the product, thereby enlarging the scope of cross selling and अपसेलिंग। अब देखिए ये कह रहे हैं कि बेस्ट पर आधारित एक जो आपका पब्लिक सेक्टर बैंक है फ्रेंड्स, वहाँ पर क्या है, प्रीडोमिनेंटली वर्टिकली ऑर्गेनाइज्ड मॉडल यूज होता है। ठीक है, यूज होता है, और ये बताता है प्रीडोमिनेंटली वर्टिकली ऑर्गेनाइज्ड मॉडल की क्या खासियत हुई है कि कॉमन कस्टमर इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है सभी के लिए, यानी मोस्ट ऑफ द प्रोडक्ट के लिए अवेलेबल होती है। अगर कॉमन कस्टमर इन्फॉर्मेशन मोस्ट ऑफ द प्रोडक्ट के लिए अवेलेबल है तो क्रॉस सेलिंग और अप सेलिंग का स्कोप हमारे लिए बढ़ जाता है। और जो आपका सिनारियो है मिक्स्ड इन केस ऑफ ओल्ड प्राइवेट सेक्टर बैंक, ओल्ड प्राइवेट सेक्टर के केस में थोड़ा मिक्स्ड जो है आपका सिनारियो यूज होता है। इन वन बैंक, एक बैंक जो कि कर्नाटका में बेस्ड है, हॉरिजॉन्टली ऑर्गेनाइज्ड मॉडल यूज होता है। जो एक तमिलनाडु में दूसरा बैंक है, वहाँ द लेवल ऑफ कॉमन कस्टमर इन्फॉर्मेशन अक्रॉस प्रोडक्ट इज रिलेटिवली हाई विथ अ ब्लेंड ऑफ प्रीडोमिनेंटली हॉरिजॉन्टली एंड वर्टिकली ऑर्गेनाइज्ड मॉडल। तो कहने मतलब ये है कि जो आपके प्राइवेट सेक्टर के बैंक के हैं फ्रेंड्स, वहाँ पर कोई भी मॉडल यूज हो रहा है, मतलब कि कहीं पर प्रीडोमिनेंट, जैसे यहाँ देखिए एक कर्नाटका में बैंक है जिसमें हॉरिजॉन्टली ऑर्गेनाइज्ड मॉडल यूज हो रहा है, दूसरा तमिलनाडु में जो है वहाँ पर प्रीडोमिनेंटली हॉरिजॉन्टली एंड वर्टिकली दोनों मॉडल यूज हो रहे हैं, उनका ब्लेंड मतलब आपस में मिक्स टाइप का करके यूज किया जा रहा है। इफ वी कोरिलेट दिस इंफॉर्मेशन विद द पोजिशनिंग ऑब्जेक्टिव ऑफ द बैंक है स्ट्रेटेजाइज फॉर अग्रेसिव रिटेल बैंकिंग ग्रोथ। तो अगर हम इफ वी मतलब हम ये जो हमने यहाँ पर देखा जो है आपका प्रीडोमिनेंटली हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली मॉडल एक साथ कंबाइंड यूज हो रहे हैं, तो अगर हम इस इंफॉर्मेशन को
ऑब्जेक्टिव है बैंक का ऑब्जेक्टिव क्या होता है, पोजीशनिंग करना, मतलब अपनी पोजीशन को बहुत अच्छा करना, टॉप 10 में टॉप 5 में बने रहना। तो अगर उस बात से हम जोड़े इस बात को, तो ये पता चलता है कि बैंक की जो स्ट्रेटजी है वो रिटेल में अच्छा खासा ग्रोथ करने की है, तभी वो सारे तरीके के मॉडल, मतलब हॉरिजॉन्टल भी, वर्टिकल भी, प्रीडोमिनेंट भी सारा यूज कर रहा है। न्यू प्राइवेट सेक्टर बैंक जनरली फॉलो अ वर्टिकली ऑर्गेनाइज्ड मॉडल। अब यहाँ पर ध्यान रखने वाली बात है, तो हमने पीएसबी में देखा, पीएसबी में क्या होता है, हॉरिजॉन्टल मॉडल यूज होता है, जबकि नई जनरेशन के प्राइवेट सेक्टर बैंक में वर्टिकल मॉडल यूज होता है। ये दो हो गया। जबकि ओल्ड जनरेशन के प्राइवेट सेक्टर बैंकों में क्या सीन है, ओल्ड जनरेशन के प्राइवेट सेक्टर बैंकों में मिक्स है, कोई भी कुछ भी फॉलो करता है। इन फॉरेन बैंक में क्या होता है, मोस्टली प्रीडोमिनेंटली वर्टिकली ऑर्गेनाइज्ड मॉडल विच इम्प्लाइज दैट रिटेल बैंकिंग विथ इनिशिएटिव आर अटेम्प्टेड कॉमन कस्टमर इन्फॉर्मेशन अक्रॉस प्रोडक्ट। तो फॉरेन जो बैंक है फ्रेंड्स, वहाँ पर कौन सा मॉडल यूज होता है, तो प्रीडोमिनेंटली वर्टिकली ऑर्गेनाइज्ड मॉडल यूज होता है। और वर्टिकली ऑर्गेनाइज्ड मॉडल में क्या होता है, कॉमन कस्टमर इन्फॉर्मेशन मोस्ट ऑफ द प्रोडक्ट के लिए अवेलेबल होती है। तो ये हो गया फ्रेंड्स आपका यहाँ पर मतलब जो हमारा था कि हमें पढ़ना था किसके बारे में फ्रेंड्स, यहाँ पर बिजनेस प्रोसेस स्ट्रक्चर इन रिटेल बैंकिंग में। काफ़ी टेढ़ा टॉपिक है फ्रेंड्स, यकीन मानिए जो है बहुत मेहनत करके समझने की कोशिश की है मैंने, तब जा करके इतना समझ में आया है। बाकी इनकी लैंग्वेज तो ऐसी लिखी हुई है कि भगवान ही जाने क्या लिखते हैं। ठीक है, तो आपका बिजनेस प्रोसेस स्ट्रक्चर जो होता है रिटेल बैंकिंग में, उसमें हमने देखा कि बोस्टन कंसल्टिंग जो ग्रुप था, उन्होंने बैंकों की स्टडी की रिटेल बैंकिंग प्रोसेस के बारे में, और पाया कि कुल मिलाकर के 4 तरीके के जो है प्रोसेस मॉडल इंप्लीमेंट किए जाते हैं बैंकों में। और ये 4 जो मॉडल होते हैं फ्रेंड्स, वो किस पर आधारित है, टेक्नोलॉजी और कस्टमर इंटरफेस कैपेबिलिटी पर बेस्ड होते हैं। और ये 4 जो मॉडल हैं आपके कौन कौन से हो गए फ्रेंड्स, हॉरिजॉन्टल ऑर्गेनाइज्ड, वर्टिकल ऑर्गेनाइज्ड, प्रीडोमिनेंटली वर्टिकली ऑर्गेनाइज्ड और प्रीडोमिनेंटली हॉरिजॉन्टली ऑर्गेनाइज्ड मॉडल। ठीक है, अब हॉरिजॉन्टल मॉडल में मैंने आपको बताया, इसमें क्या होता है, हर एक को मॉड्यूल में बदल दिया जाता है, मॉड्यूलर अप्रोच यूज की जाती है, और एंड टू एंड सोल्यूशन प्रोवाइड किया जाता है। एक प्रोसेस इस एंड से चलती है उस एंड तक जाती है, ये हॉरिजॉन्टल ऑर्गेनाइज्ड मॉडल हो गया। वर्टिकल वाले में कॉमन फंक्शन को बांट दिया जाता है, कॉमन फंक्शन को एक आदमी को बांट दिया जाता है। जैसे लोन देने का एक अपना डिपार्टमेंट हो जाए मान लीजिए आपका, और उसके बाद में रिकवरी का एक अलग हो जाए। तो अब इसको रिकवरी करनी है तो सारे की करनी है, जिसको लोन बांटना है उसको सारे लोन बांटने हैं, चाहे वो आपका हाउसिंग लोन हो चाहे जो भी हो, है ना। तो ये जो मॉडल है आपका वर्टिकल मॉडल हो गया। प्रीडोमिनेंटली वर्टिकली ऑर्गेनाइज्ड मॉडल में जो कस्टमर इंफॉर्मेशन होती है वो मोस्ट ऑफ द प्रोडक्ट के लिए अवेलेबल होती है, ध्यान रखेंगे इस वाले में मोस्ट ऑफ द प्रोडक्ट के लिए, और हॉरिजॉन्टली वाले में प्रीडोमिनेंटली हॉरिजॉन्टली वाले में सम प्रोडक्ट के लिए कॉमन इन्फॉर्मेशन अवेलेबल रहती है। अगर इतनी बात आप ध्यान रखते हैं तो मोस्टली ये बात, इससे रिलेटेड क्वेश्चन आप कर पाएंगे फ्रेंड्स। ओके, अब हॉरिजॉन्टल मॉडल यूज करना है या वर्टिकल मॉडल यूज करना है, ये डिपेंड करता है कि जो कस्टमर की इन्फॉर्मेशन है वो सिंगल डेटाबेस में किस तरह से अवेलेबल है। अगर ज़्यादा अच्छे लेवल पर अवेलेबल है तो हॉरिजॉन्टल है ना, या वर्टिकल हम डिसाइड कर पाएंगे। हॉरिजॉन्टल ऑर्गेनाइज्ड मॉडल जो होता है उसमें मॉड्यूलर स्ट्रक्चर होता है, डिफरेंट प्रोसेस मॉडल फॉर डिफरेंट प्रोडक्ट, है ना। डिफरेंट प्रोसेस यूज करते हैं डिफरेंट प्रोडक्ट के लिए, यानी रिटेल कार के लिए अलग, हाउसिंग के लिए अलग, एजुकेशन के लिए अलग होता है। इसमें एंड टू एंड सोल्यूशन प्रोवाइड किया जाता है, मैंने पहले ही बता दिया ये सारी बातें। वर्टिकली ऑर्गेनाइज्ड मॉडल में फंक्शनलिटी अक्रॉस प्रोडक्ट में अलग अलग फंक्शनलिटी में बांट दिया जाता है। कस्टमर डेटाबेस ओरिएंटेशन होता है, और सेंट्रलाइज कस्टमर डेटाबेस यूज करता है प्रोडक्ट के लिए। प्रीडोमिनेंटली हॉरिजॉन्टल ऑर्गेनाइज्ड जो मॉडल होता है फ्रेंड्स, उसमें कॉमन कस्टमर इन्फॉर्मेशन सम प्रोडक्ट के लिए अवेलेबल होती है हॉरिजॉन्टल वाले में, और वर्टिकल वाले में मोस्ट ऑफ द प्रोडक्ट के लिए ये इन्फॉर्मेशन अवेलेबल होती है। इन मोस्ट ऑफ द पीएसबी, ज़्यादातर पब्लिक सेक्टर बैंक में हॉरिजॉन्टली ऑर्गेनाइज्ड मॉडल इज स्टैंडर्ड फॉर्म। अब ध्यान रखेंगे जो पब्लिक सेक्टर बैंक होते हैं फ्रेंड्स, वहाँ पर हॉरिजॉन्टली ऑर्गेनाइज्ड मॉडल यूज होता है। जो फॉरेन बैंक होते हैं फ्रेंड्स, वो आपका ज़्यादातर क्या यूज करते हैं, प्रीडोमिनेंटली वर्टिकली ऑर्गेनाइज्ड मॉडल को यूज करते हैं, जहाँ पर कस्टमर इन्फॉर्मेशन ज़्यादातर के लिए अवेलेबल होती है। पुरानी जनरेशन के जो बैंक होते हैं फ्रेंड्स, वहाँ पर आप कुछ बैंकों में प्रीडोमिनेंटली हॉरिजॉन्टली ऑर्गेनाइज्ड मॉडल भी यूज होता है, ध्यान रखेंगे। पीएसबी में ज़्यादातर जो है हॉरिजॉन्टली होता है, लेकिन कुछ बैंकों में प्रीडोमिनेंटली हॉरिजॉन्टली ऑर्गेनाइज्ड मॉडल भी यूज होता है फ्रेंड्स। ओके, उसके बाद में अब जो आपके ओल्ड प्राइवेट सेक्टर बैंक है वहाँ पर मिक्स सिनेरियो यूज होता है, इतना ही याद रखेंगे हम। ठीक है, इन वन बैंक कर्नाटका में जैसे हॉरिजॉन्टली और उसमें जो है आपका वर्टिकली यूज हो रहा है, तो बैंक सक्सेस ज़्यादा पाना चाहता है, इसके लिए ऐसा कर रहा है। नई जो आपके नए प्राइवेट सेक्टर बैंक हैं वो वर्टिकली ऑर्गेनाइज्ड मॉडल यूज करते हैं। तो पब्लिक सेक्टर बैंक जो है हॉरिजॉन्टली मॉडल यूज करते हैं,
प्राइवेट सेक्टर के नई वाले जो बैंक हैं वो वर्टिकल मॉडल यूज करते हैं। फॉरेन बैंक ज़्यादातर जो है प्रीडोमिनेटली वर्टिकली ऑर्गेनाइज मॉडल यूज करते हैं, जो कि ये बताता है कि कॉमन इन्फॉर्मेशन ज़्यादातर के लिए अवेलेबल है, क्योंकि वर्टिकली प्रीडोमिनेटली में ज़्यादातर के प्रोडक्ट के लिए इन्फॉर्मेशन अवेलेबल होती है। अब इसके बाद में बिजनेस अप्रोच के बारे में बात करेंगे, डोमेन स्पेसिफिक। ठीक है, तो ये हमारा लास्ट टॉपिक होगा फ्रेंड्स। ऑलरेडी जो है 30-35 मिनट का वीडियो हो चुका है, 10 से 15 मिनट और लगेंगे फ्रेंड्स, थोड़ा सा धैर्य ही रखिएगा। तो शुरुआत करेंगे फ्रेंड्स। देखिए, बिजनेस अप्रोच डोमेन स्पेसिफिक इन रिटेल बैंकिंग, द बिजनेस स्ट्रेटजी विथ रिगार्ड टू द डोमेन टारगेटेड आर अप्रोच इन डिफरेंट वेज बाय डिफरेंट बैंक। तो डिफरेंट बैंक द्वारा डिफरेंट तरीके से अप्रोच किया है। थोड़ा सा रुकिए, अभी आपको समझ में आने लगेगा। मोस्ट कॉमन अप्रोचेज कौन कौन सी फॉलो की जाती हैं, तो सेगमेंटेड अप्रोच होता है। उसके बाद में दूसरा आपका फ्रेंड्स जो है जियोग्राफी बेस्ड रिटेल बैंकिंग को बांटा जाता है, और तीसरा क्लासिफिकेशन में। तो क्लासिफिकेशन बेस्ड अप्रोच में क्या होता है, जहां पर स्ट्रेटजी को जो है डिजाइन किया जाता है ब्रांच के टाइप के आधार पर। कौन सी रिटेल बैंकिंग के लिए हम स्ट्रेटजी यूज करेंगे वो डिजाइन किया जाता है किससे, ब्रांच के टाइप पर। मतलब ब्रांच आपकी रूरल है, सेमी अर्बन है, अर्बन है, मेट्रो है, उस हिसाब से स्ट्रेटजी बनाई जाती है। जियोग्राफी बेस्ड में स्ट्रेटजी रिटेल मॉडल या के लिए कौन सा रिटेल मॉडल हम यूज करेंगे, आर बिल्ड बेस्ड ऑन द जियोग्राफी पर आधारित जो है रिटेल मॉडल यूज किए जाते हैं। तो उसी, अब ये मैंने पहले इसलिए बता दिया ताकि आपको थोड़ा समझ में आ जाए कि हम बात क्या कर रहे हैं। सेगमेंटेड अप्रोच वेयर द ब्रांचेज आर classified based on the business potential with regard to retail space and business targeted in these segment of branches only with focused marketing strategy। तो कहने का ये मतलब है कि बिजनेस अप्रोच रिटेल बैंकिंग को हम किस तरीके से, बिजनेस की हमारी अप्रोच क्या रहेगी रिटेल बैंकिंग को करने के लिए, वो उसकी बात हो रही है। तो ये कह रहे हैं कि एक तो आप जियोग्राफी के आधार पर कर दीजिए, जियोग्राफी के आधार पर यानी जहाँ पर रिटेल के ज़्यादा कस्टमर हैं वहाँ पर रिटेल बैंकिंग वाली ब्रांच रखिए, जहाँ पर नहीं है वहाँ पर रिटेल पर फोकस मत करिए। ये हो गया। दूसरा तरीका ये हो सकता है कि रूरल ब्रांच में अलग स्कोप है, सेमी अर्बन में अलग है, अर्बन में अलग है, मेट्रो में अलग है, तो उस हिसाब से आप जो है रिटेल की बिजनेस की अप्रोच रखिए, है ना। या फिर सेगमेंटेशन का अप्रोच रख लीजिए, सेगमेंटेड अप्रोच भी यूज की जा सकती है। फिर बैंक ब्रांचेज आर क्लासिफाइड बेस्ड ऑन द बिजनेस पोटेंशियल। अब यहाँ पर क्या हो रहा है कि किस ब्रांच में बिजनेस का पोटेंशियल कैसा है रिटेल बैंकिंग के हिसाब से, उस आधार पर हम जो है ब्रांचों को कैटेगराइज करते हैं। यानी कि जैसे मान लीजिए यहाँ पर एक एरिया है 10-15 किलोमीटर, वहाँ पर 6 ब्रांचें हैं मान लेते हैं। उस 6 ब्रांच में से 2 ब्रांचों में अगर केवल रिटेल बैंकिंग का स्कोप है, बिजनेस पोटेंशियल है, तो उन्हें ही रिटेल स्पेसिफिक ब्रांच बनाएंगे और उनको यही टारगेट देंगे कि आपको सिर्फ जो है रिटेल पर ही फोकस करना है। क्लियर हो गई बात। तो सेगमेंटेड अप्रोच में करते हैं वेयर ब्रांचेज आर क्लासिफाइड। फ्रेंड्स थोड़ी सी तबीयत खराब है, उसके लिए ज़रा सा आवाज़ में भी प्रॉब्लम है, और करंट टाइम पे मैं अभी कोविड से जूझ रहा हूँ। आज चौथा या 5वां दिन है, पर फिर भी थोड़ी सी तबीयत अभी ठीक है, तो मैंने सोचा कि चलो वीडियो ज़रूर बना देते हैं। तो सेगमेंटेड अप्रोच में क्या होता है फ्रेंड्स, वेयर ब्रांचेज आर क्लासिफाइड बेस्ड ऑन द बिजनेस पोटेंशियल विथ रिगार्ड टू रिटेल स्पेस एंड बिजनेस टारगेटेड, है ना। तो ब्रांचों को क्या कर रहे हैं कि बिजनेस पोटेंशियल के आधार पर डिवाइड किया जाता है कि रिटेल स्पेस में कितना बिजनेस है, उसी हिसाब से उनका बिजनेस टारगेट किया जाता है। दीज ब्रांच सेगमेंट ऑफ ब्रांचेज ओनली विथ फोकस्ड मार्केटिंग स्ट्रेटजी। तो क्या होता है कि जो ब्रांचें अगर जहां पर बिजनेस का पोटेंशियल रिटेल बैंकिंग के लिए है, उनको ही टारगेट दिए जाते हैं विथ फोकस्ड मार्केटिंग स्ट्रेटजी। उनकी स्ट्रेटजी जो है, फोकस जो है, वो सिर्फ रिटेल बैंकिंग पर ही रहता है। सेगमेंटेड अप्रोच यही कहती है दीज ब्रांचेज विल बी पोजीशनड एज रिसोर्स सेंटर ब्रांचेज, है ना। तो इन ब्रांचेज को हम रिसोर्स सेंटर ब्रांचेज बना देते हैं एंड विल फॉर्म ऑफ द ओवरऑल सेगमेंटेशन गेम प्लान ऑफ द बैंक। और ये पूरे बैंक के जो सेगमेंटेशन प्लान का गेम होता है उसका पार्ट होती हैं, और ये रिसोर्स सेंटर ब्रांचेज कहलाती हैं। ब्रांचेज को इसके अलावा रिसोर्स सेंटर, प्रॉफिट सेंटर, प्रायोरिटी सेंटर, जर्नल सेंटर के टू हैव क्लियर बिजनेस फोकस के रूप में बांटा जा सकता है। तो ब्रांचेज को क्लासीफाई करते हैं। रिसोर्स सेंटर, इसका काम रिसोर्सेस से रिलेटेड है। प्रॉफिट सेंटर, प्रॉफिट अर्न करने का, प्रायोरिटी का काम, प्रायोरिटी सेक्टर से रिलेटेड काम या फिर प्रायोरिटी वाले काम जो देखने हैं। जनरल सेंटर मतलब आम आदमी या फिर जनरल काम देखने के लिए, यानी जनरल ब्रांच हो गई एक तरीके से, प्रायोरिटी ब्रांच हो गई, है ना, रिटेल से रिलेटेड ही, ताकि हर एक ब्रांच का क्लियर कट फोकस रहे। जैसे जनरल सेंटर है तो यहाँ पर ज़्यादा फोकस देने की जरूरत उनको नहीं पड़ेगी। दिस कॉन्सेप्ट इज एन effective business model for PSBs with large network and useful for focused strategy and already getting implemented in सब public sector bank। तो ये जो कॉन्सेप्ट है फ्रेंड्स, वो दिस कॉन्सेप्ट इज एन इफेक्टिव बिजनेस मॉडल फॉर PSBs। तो पब्लिक सेक्टर बैंक के लिए एक इफेक्टिव बिजनेस मॉडल साबित हो रहा है कि मतलब आप ये आइडेंटिफाई कर लो किस ब्रांच में मतलब रिटेल का पोटेंशियल है, कहाँ पर रिटेल के प्रोडक्ट ज़्यादा बिक सकते हैं, सर्विसेज हम ज़्यादा दे सकते हैं, उन्हीं ब्रांचेज को ही उस काम में फोकस रखो कि हाँ आपको रिटेल पर ही ध्यान देना है। ठीक है, तो जिनका लार्ज नेटवर्क है, जहाँ ज़्यादा ब्रांचेज हैं, वहाँ पर ये बहुत इफेक्टिवली इंप्लीमेंट किया जा सकता है
और फोकस यूजफुल फॉर फोकस स्ट्रेटजीज। तो इस भाई एक ब्रांच को आपने बता दिया कि आपको सिर्फ रिटेल पर फोकस करना है, तो फोकस स्ट्रेटजी आपको यूजफुल तो होगी ही होगी, है ना। अब अगर आप बोलोगे एमएसएमई भी करना है, रिटेल भी करना है, एग्रीकल्चर सारा कुछ करना है, तो फिर वहाँ पर गड़बड़ होती है। लेकिन अगर एक ब्रांच को सिर्फ रिटेल में लगाया जाए तो बेनिफिशियल हो सकता है, और काफ़ी कुछ पब्लिक सेक्टर बैंकों ने ऑलरेडी इस मॉडल को इम्प्लीमेंट भी किया है। दूसरा मॉडल हो सकता है कि हम रिटेल बैंकिंग में ये करें कि रिटेल मॉडल्स जो है बिल्ड बेस्ड ऑन जियोग्राफीज, कैसी जियोग्राफी उसके आधार पर रिटेल मॉडल को इंप्लीमेंट किया जा सकता है। और तीसरा क्लासिफिकेशन बेस्ड अप्रोच जो होती है फ्रेंड्स, उसमें क्या होता है, स्ट्रेटजीज आर डिजाइन बेस्ड ऑन द टाइप ऑफ ब्रांचेस, किस टाइप की ब्रांच है उसके आधार पर भी आप जो है स्ट्रेटजी बना सकते हैं रिटेल को लेकर के, रूरल, सेमी अर्बन, अर्बन और मेट्रो। अब भाई मेट्रो ब्रांचेज में अगर रिटेल का स्कोप है तो वहाँ पर बहुत ज़्यादा अच्छा स्कोप हो सकता है। दिस स्ट्रेटजी हेल्प इन बेटर प्रोडक्ट स्ट्रक्चरिंग ऑफ स्पेसिफिक टाइप ऑफ ब्रांचेस। तो ये जो स्ट्रेटजी होती है फ्रेंड्स वो आपका प्रोडक्ट की स्ट्रक्चरिंग करने में बहुत ज़्यादा मदद करती है। अब मोस्ट ऑफ द पीएसबीज हैव नॉट डेवलप्ड एनी स्पेसिफिक बिजनेस मॉडल ऑन द वेब लाइन एंड जनरली अडॉप्ट अ होलिस्टिक मॉडल बेस्ड ऑन द कारपोरेट ऑब्जेक्टिव ऑफ रिटेल। अब ये कह रहे हैं कि ज़्यादातर जो पब्लिक सेक्टर बैंक हैं उन्होंने ऐसा नहीं किया कि सेगमेंटेशन किया हुआ है, या फिर जो है आपका जियोग्राफी बेस्ड किया हुआ है, या फिर जो है आपका मेट्रो, रूरल, अर्बन, ये वाला कॉन्सेप्ट नहीं किया है। ज़्यादातर पीएसबीज क्या करती हैं, वो मतलब एक हॉलिस्टिक अप्रोच ही अपनाती है कि आप सभी के सभी काम देखने हैं, केवल रिटेल ही नहीं देखना है, बेस्ड ऑन द ओवरऑल कॉर्पोरेट ऑब्जेक्टिव। मतलब जो इनका रिटेल बैंकिंग को लेकर के जो ओवरऑल ऑब्जेक्टिव है उसी के आधार पर ही ये होलिस्टिक अप्रोच रखते हैं, सारे काम एक ही जगह पर करवाते हैं। इन सम बैंक्स सेगमेंटेड अप्रोच इन बीइंग बिल्ट इन कॉर्पोरेट मॉडल बट नॉट एज स्टैंड अलोन सेगमेंटेड अप्रोच। ठीक है, तो कह रहे हैं कि कुछ बैंक जो है वहाँ पर सेगमेंटेड अप्रोच जो है यूज की जा रही है, लेकिन वो कॉर्पोरेट मॉडल का पार्ट है, स्टैंड अलोन सेगमेंटेड अप्रोच नहीं यूज की जा रही है कि केवल सेगमेंटेड अप्रोच ही यूज की जा रही हो। इन ओल्ड प्राइवेट बैंक आल्सो द ओवरऑल कॉर्पोरेट ऑब्जेक्टिव ऑफ रिटेल इज द बेसिस फॉर द मॉडल। तो जो पुराने जो प्राइवेट सेक्टर के बैंक हैं, ओवरऑल कॉर्पोरेट का ऑब्जेक्टिव क्या है, पूरे बैंक का ऑब्जेक्टिव क्या है ना, रिटेल के लिए, वही जो है मॉडल का बेसिस बनता है कि कौन सा मॉडल यूज करता है। द सेगमेंटेशन इज बिल्ड इन दैट मॉडल ओनली टू ए लिमिटेड एक्सटेंट। तो सेगमेंटेशन जो मॉडल है वो भी बहुत ही लिमिटेड एक्सटेंट तक ही यूज किया जाता है। न्यू जनरेशन प्राइवेट सेक्टर बैंक अ मिक्स ऑफ सेगमेंटेड मॉडल एंड क्लासिफिकेशन बेस्ड मॉडल इज अडॉप्टेड। तो नई जनरेशन के जो मॉडल जो आपके प्राइवेट सेक्टर के बैंक है तो वहाँ पर मिक्स किया है, सेगमेंटेशन मॉडल भी यूज कर रहे हैं और क्लासिफिकेशन यानी रूरल, सेमी अर्बन, वो वाला कॉन्सेप्ट भी यूज किए जा रहे हैं, ताकि रिटेल जो पोटेंशियल उसको कैप्चर किया जा सके वेयर इट मैटर्स, है ना। फॉरेन बैंक में द मॉडल नॉट रिस्ट्रिक्ट टू एनी ऑफ द वेब बट इज बेस्ड ऑन द रिटेल गेम प्लान ऑफ द बैंक। तो जो आपके फॉरेन बैंक है फ्रेंड्स वो जो है किसी भी मॉडल पर रिस्ट्रिक्ट नहीं करते हैं अपने आप को, ओवरऑल उनका जो रिटेल का गेम प्लान कैसा है उसके ऊपर डिपेंड करता है कि वो कौन सा मॉडल अडॉप्ट करते हैं। तो मतलब कहने का ये हुआ कि फॉरेन बैंक को हम कह सकते हैं कि ये कोई भी जो है ना तो क्लासिफिकेशन बेस्ड ना सेगमेंटेशन बेस्ड ये कोई यूज नहीं करते हैं। नई जनरेशन के जो आपके प्राइवेट सेक्टर के बैंक है फ्रेंड्स वो मिक्स यूज करते हैं, किसका, सेगमेंटेशन मॉडल प्लस क्लासिफिकेशन मॉडल दोनों यूज करते हैं। उसके बाद में जो ओल्ड जो है प्राइवेट सेक्टर बैंक है वो भी एक तरीके से जो है हॉलिस्टिक अप्रोच ही यूज करते थे, जैसे प्राइवेट जो हमारे पब्लिक सेक्टर बैंक हैं वो भी जो है कोई स्पेसिफिक जो है होलिस्टिक अप्रोच ही अडॉप्ट करते हैं, कोई स्पेसिफिक बिजनेस मॉडल नहीं यूज करते हैं, जो ओवरऑल उनकी कॉर्पोरेट स्ट्रेटजी का पार्ट होता है। क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन अप्रोच, जो क्लासिफिकेशन बेस्ड अप्रोच होती है फ्रेंड्स उसमें क्या करते हैं, इसमें स्ट्रेटजी बनाई जाती है ब्रांचों के टाइप के आधार पर ना, रूरल ब्रांच है कि सेमी अर्बन है, अर्बन है, मेट्रो है, इसका क्लासिफिकेशन पहले ब्रांचों का क्लासिफिकेशन करते हैं, फिर उस हिसाब से रिटेल बैंकिंग के लिए स्ट्रेटजी बनाते हैं। जियोग्राफी बेस्ड अप्रोच आपकी रिटेल मॉडल डेवलप करती है, किसके आधार पर, जियोग्राफी के आधार पर करती है। उसके बाद में आपका सेगमेंटेड अप्रोच क्या करती है, सेगमेंटेशन करती है, मतलब कहने का बांटती है, जो ब्रांच में रिटेल बैंक बिजनेस का पोटेंशियल है उसी को ही रिटेल के काम में लगाती है और उनसे बोलती है कि आपका फोकस जो है केवल रिटेल पर ही होना चाहिए। अब वो ब्रांचें भाई इससे फ़ायदा क्या होता है कि वो ब्रांचें केवल जो है ओवरऑल एक ही काम देख रही होती हैं तो अच्छा बिजनेस निकाल करके देती हैं। दीज ब्रांचेज बिलीव पोजीशन एंड रिसोर्स सेंटर ब्रांचेज, इन्हें रिसोर्स सेंटर ब्रांचेज भी कहा जाता है ब्रांचों को। और इसके अलावा रिसोर्स सेंटर, प्रॉफिट सेंटर, प्रायोरिटी सेंटर और जनरल सेंटर के नाम से भी क्लासीफाई किया जा सकता है, ताकि हर एक का बिजनेस फोकस जो है बहुत ही क्लियर कट रहे। दिस कॉन्सेप्ट इज इफेक्टिव बिजनेस मॉडल फॉर पीएसबी लार्ज, जहाँ पर बैंकों के ज़्यादा ब्रांचेज हैं उनके लिए एक इफेक्टिव बिजनेस मॉडल है, लेकिन जो है कुछ बैंकों में ही अभी तक यहाँ इंप्लीमेंट हो रहा है। ज़्यादातर बैंक क्या करते हैं, होलिस्टिक अप्रोच अपना लेते हैं फ्रेंड्स। ओके, तो बिजनेस अप्रोच जो आपके डोमेन स्पेसिफिक रिटेल बैंकिंग में थी कि कौन सी बिजनेस अप्रोच अपनानी है, सेगमेंटेशन अप्रोच अपनाना चाहते हैं, क्लासिफिकेशन पर आधारित रखना चाहते हैं यानी रूरल, मेट्रो, सेमी अर्बन, या फिर आप चाहते हैं कि जो है इसको
जियोग्राफी के बेस्ड किया जाए। तो ये 3-4 मॉडल थे फ्रेंड्स जो कि आपका रिटेल बैंकिंग में यूज होने थे फ्रेंड्स। ओके, तो मैंने पूरी कोशिश की है कि आपको समझाऊं इस चैप्टर को, और होप है कि आप लोगों को समझ में भी आया होगा। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।